देश में जिस हिसाब से कोरोना बेलगाम हो चुका है, उस हिसाब से लगता है कि कोरोना की चौथी लहर अब आ ही गई है। आंकड़े भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। आ गई कोरोना की चौथी लहर। दिल्ली में हर दिन 1000 से ज्यादा केस। हरियाणा में कई महीनों बाद 500 से ज्यादा केस। देश में जिस हिसाब से कोरोना का कमबैक हुआ है, उस हिसाब से लगता है कि कोरोना की चौथी लहर ने अब देश में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। देश का कोरोना मीटर। देश में 24 घंटे में 2927 नए केस। देश में 24 घंटों में 32 लोगों की गई जान, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 16,279 पर पहुंच गई। कोरोना के इस बढ़ते ग्राफ को देखकर लगता है कि तमाम तैयारियां कोरोना के आगे बोनी साबित हो रही है। देश के लगभग 12 राज्यों में कोरोना ने दहशत फैलानी शुरू कर दी है। इनमें शामिल है किन राज्यों में फैल रहा कोरोना? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिल्ली में हुई है। दिल्ली में बीते 5 दिनों में 5500 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए नंबर हर दिन 1000 की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। मंगलवार को भी राजधानी में दिल्ली का कोरोना मीटर कोरोना के 1204 नए केस आए। 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत। दिल्ली में 5 दिन में 5500 केस। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा में मंगलवार को कई महीनों बाद 500 से ज्यादा नए केस आए। यहां एनसीआर के जिलों में कोरोना ने ज्यादा लोगों पर अटैक किया है। हरियाणा का कोरोना अपडेट। प्रदेश में कोरोना के 517 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 409 नए मरीज मिले। फरीदाबाद में 73, सोनीपत में 14 नए मामले। हरियाणा में कोरोना के कुल 1960 एक्टिव केस। कोरोना के इस बेलगाम रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि कोरोना बढ़ते ही सरकार पाबंदियां लागू करती है, जिससे लोगों का कारोबार ठप हो जाता है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है। अब देखना होगा कि कोरोना की चौथी लहर को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पीएम मोदी एक बार फिर से आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, पीएम मोदी आज एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करने वाले हैं। इससे पहले भी वो कई बार मंथन कर चुके हैं, तो आज के मंथन से क्या कुछ निकलने वाला है? सुशील। नूपुर, देखिए, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और पूरे देश में कोरोना के अचानक मामलों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए आज प्रधानमंत्री खुद सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। 12 बजे से कॉन्फ्रेंसिंग बताई जा रही है, जो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इतला किया गया है कि वे वहां से बैठे और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी उनके साथ बैठे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों इस बैठक में शामिल रहेंगे और प्रदेश से जितने सभी प्रदेशों से कोरोना का न केवल अपडेट लिया जाएगा इस बैठक में, बल्कि रोकथाम के उपायों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से कोरोना अपना पैर पसारते जा रहा है और लोग इसमें सबसे ज्यादा संक्रमित होते जा रहे हैं, तो इसी आहट के कारण चूंकि ऐसा माना जा रहा है कहीं चौथी लहर की दस्तक न आ जाए और फिर वैसी स्थिति जो 2020 और 21 में देखी गई थी वैसी स्थिति न हो जाए, उसी के मद्देनजर यह बैठक की जा रही है, यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। देखना है कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कुछ और पाबंदियां और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किया जाता है। जी, शुक्रिया सुशील, आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी जुड़ चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर
अंशुमन कुमार जी भी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे संवाददाता फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल भी जुड़ चुके हैं। विदु रावल जी और डॉक्टर अंशुमन कुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे जितेंद्र बेनीवाल के साथ। जितेंद्र, फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो वहां पर कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थितियां भी बनी हुई है, प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहा है? जितेंद्र। बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ती जा रही है। तो बात करें तो इस तरह से कल की बात करें तो कोरोना के जो मामले थे, कल 73 मामले कल सामने आए थे। 28 मरीजों को भी स्वस्थ होकर कल सामने आए थे। 28 मरीजों को भी स्वस्थ होकर घर भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात यह है कि जो कोरोना के जो मामले भी ठीक होते जा रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, तो ये बात कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग उनकी भी चिंताएं बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग प्रशासन भी सतर्क दिखाई देना चाहिए, जिससे वो लोग लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं और लापरवाही और अपील भी लगातार वो करते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के और जिला उपायुक्त की बात करें तो लोगों से निरंतर कहते हैं कि जो सैनिटाइजर और मास्क, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें। अगर आप हमारे साथ दोगे जिस तरह से, तो हम कोरोना को मात दे पाएंगे। जी बिल्कुल। विदु रावल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदु रावल जी, आपके पास आऊंगी। आज पीएम मोदी दोपहर 12 बजे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि पीएम मोदी समय समय पर ऐसी बैठकें करते आए हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरह की जो बैठकें पीएम मोदी करते हैं, कहीं ना कहीं पीएम मोदी को जमीनी हालातों को समझने में मदद मिलती है और केंद्रीय स्तर पर कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कुछ रणनीति बनानी चाहिए, इसमें भी मदद मिलती है? विदु रावल जी। देखिए, कोरोना आज भी एक अदृश्य शत्रु है और हमने देखा कि कैसे पहली लहर में हमें चौंकाया कोरोना ने, और उसके बाद जो दूसरी लहर थी उसकी मार्मिकता इतनी थी कि हम लोग ऑफ गार्ड जो है दिखे रहे। और वो इसका बड़ा कारण जो है पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से स्प्रेड होता है, एक अदृश्य शत्रु है। तो इससे लड़ने के लिए अलग प्रकार के मेजर्स जो हैं, अलग तरह के हमें कार्य करने रहते हैं। तो पिछले सारे अनुभवों से सबक लेते हुए और जिस प्रकार से भारत ने बहुत बेहतर किया अन्य देशों के मुकाबले, जो बहुत विकसित देश थे उनके मुकाबले हमने बहुत बेहतर किया। हमने पूरी दुनिया के अंदर एक रोड मैप ले डाउन किया कि किस प्रकार से इतनी डेंस पॉपुलेशन के बावजूद भी, इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी, यानी डेंसिटी भी ज्यादा और संख्या भी ज्यादा, कुल संख्या भी ज्यादा, कम्युलेटिव फिगर भी ज्यादा, इस सब के बावजूद भी हमने किस प्रकार से अपने देश की जान और माल की सुरक्षा की और किस प्रकार से हम जो है आए। हमने किस प्रकार से आज चौथी लहर की जब आहट की बात हो रही है, कोरोना की चौथी लहर की आहट हम देख रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से आगे की प्रिपरेशन अपनी बेहतर करनी है। हम जानते हैं कि आज हमने 190 करोड़, जी हां 190 करोड़ हमने वैक्सीन की डोजेज एडमिनिस्टर कर चुके हैं अब से पहले, और ये पूरी मुफ्त जो है डोजेज की बात कर रहा हूं मैं, जो रही हैं। देखिए, हमारे मुकाबले कोई दूसरा देश नहीं खड़ा यहां पर, कोई भी ऐसा देश नहीं जो 100 करोड़ भी डोजेज एडमिनिस्टर कर चुका हो, जबकि दुनिया में हमसे ज्यादा जनसंख्या के देश भी हैं। इसके बावजूद भी चीन की बात करें तो चीन की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, फिर भी वो लोग जो है आज 50 करोड़ 60 करोड़ तक लैंग्विश कर रहे हैं। हम 190 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर चुके हैं देश की जनसंख्या को एकदम मुफ्त, और ये इतने रिकॉर्ड समय में हुआ है। ये पूरी दुनिया के सामने किस प्रकार से काम करना चाहिए, कोरोना जैसे संकट से किस प्रकार से निपटना चाहिए, इसके लिए प्रेरणा भी हम साबित हुए हैं। इसके अलावा हमने जो मैत्री वैक्सीन वाला जो हमारा प्रोग्राम था, वंदे भारत के तहत हमने वो मैत्री वैक्सीन वाले में भी हमने लगभग 100 के करीब देशों को हमने अपने हिंदुस्तान से बनी हुई निर्मित वैक्सीन को भेजा। कहां तो ऐसा हुआ करता था नुपुर जी कि हम वेट किया करते थे जब सारी दुनिया को वैक्सीन लग जाया करती थी, तब हिंदुस्तान को कोई मदद करने के लिए आ जाए, और कहां हमने बीच कोरोना काल के दौरान, कोरोना जब पीक पर था तब हम दुनिया को वैक्सीन दे रहे थे। इसके अलावा किस प्रकार से हमने पिछले समय देखा, हमने ऑक्सीजन के प्लांट्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन प्लांट्स को किस तरह से बहुत तेजी से लगाया, और किस प्रकार से हमने जो बहुत सारी मेडिसिन हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे जिंक और विटामिन सी की टैबलेट्स हो, हमने उनको किया। लेकिन इसके साथ ही मैं दूसरे पक्ष पर भी जाना चाहूंगा। शायद आप अपने पत्रकार से बात करने के बाद जब दोबारा आएंगी तो मैं इसके राजनीतिक पक्ष पर भी जाना चाहूंगा कि किस प्रकार विपक्ष ने हर वो काम किया जिससे रोड़े अटके, जिससे भारत की जो कोरोना के प्रति लड़ाई है, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें किस प्रकार से रोड़े अटके, ये मैं अपने दूसरे भाग में जरूर बताना चाहूंगा। ठीक है,
हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन जी, आपके पास आऊंगी। ये देखा जा रहा है डॉक्टर साहब कि देश में पिछले 2 हफ्तों से कोरोना के केसेस में एकदम से उछाल आया है। आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? क्या ओमिक्रॉन का जो नया सब वेरिएंट है, इसकी मुख्य वजह क्या वो है, या फिर जो 2 खुराक के बीच का जो गैप बढ़ाया गया है, ये इसके पीछे वजह है? देखो, वायरल एपिडेमियोलॉजी में हर समय ऐसा होता है कि इस तरह के वेव्स देखते हैं, मतलब केसेस कम होंगे, फिर कुछ अंतराल के बाद केसेस बढ़ेंगे। इस खास अगर कोरोना के 4th वेव की बात करें तो दोनों वजह है। एक तो XE वेरिएंट और BA.1 BA.2 ओमिक्रॉन का वेरिएंट, ये दोनों मिक्स होके जो स्प्रेड हो रहा है, यही देखा जा रहा है। जीनोमिक सीक्वेंस भी करा के पाया गया कि यही वेरिएंट है, जिसमें देखा जा रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, अनलेस की कोमॉर्बिड कंडीशन हो या वल्नरेबल ग्रुप के लोग हों, उनके अलावा नहीं हो रहा है। वैक्सीनेटेड में मौतें नहीं हो रही हैं, तो ये अच्छी चीज है। वैक्सीनेशन का गैप 2 डोज के बाद जो बूस्टर डोज जब लगना चाहिए, वो कुछ लोग हो रहे हैं ससेप्टेबल, जिनको हम पोटेंशियल ग्रुप कहते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा था, उनको बूस्टर लगा देना चाहिए, वो वल्नरेबल ग्रुप में आ जाएगा। तो ये भी एक ससेप्टेबिलिटी का कारण है। जहां बात है हताहत की, सेकेंड वेव की तरह होपफुली नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3rd वेव में जो ओमिक्रॉन जिस तरह से आया, हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ और हल्के फुल्के सर्दी जुकाम होकर निकल गया। वर्ल्ड वाइड यही देखा गया। 4th वेव XE वेरिएंट जहां जहां आया है, यूके देखो या कहीं भी, तो यही देखा जा रहा है कि सर्दी जुकाम की तरह करके कर रहा है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की आबादी और जनसंख्या दोनों देखें तो इतनी ज्यादा है, अगर संख्या बढ़े और वल्नरेबल एज ग्रुप या पोटेंशियल ग्रुप को इन्फेक्ट करे और वो मौतें रेप्लिकेट हो जाए इन नंबर, तो ज्यादा हो सकती है। इसलिए हमें उसके लिए सतर्क रहना है और बूस्टर डोज के डोज को बढ़ाना है। तीसरी बात, अच्छी बात है, राहुल साहब ने कहा कि 190 करोड़ लगा दिया। अभी हमें फोकस करना है उनपे जो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं, हमारे पास केरल से भी फोन आया है, केरल में एक एरिया है जहां वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करिए या अब रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे लगाइए और उनको वैक्सीनेट कीजिए, क्योंकि वो हमारे ट्रांसमिशन चेन का हिस्सा बने हुए हैं। उनके कारण कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो रहा है सोसाइटी में, तो उनको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। ठीक है जितेंद्र, आपके पास दोबारा से आऊंगी। आज पीएम मोदी की दोपहर 12 बजे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। आपके सूत्र क्या बताते हैं, इसमें क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों से ये भी आग्रह कर सकते हैं कि वो अपने राज्य में बूस्टर डोज को फ्री कर दे। जी बिल्कुल नुपुर, जिस तरह से पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक बैठक करेंगे, उसमें तमाम अधिकारी और तमाम मुख्यमंत्री उस बैठक में रहेंगे, तो कोई न कोई कोई नियम या कोरोना के निर्देश कोई ऐसी पालना की जाएगी जो लोगों के लिए काफी, जैसे कोरोना फैलाव से रोकथाम के लिए कोई न कोई नियम बनाए जाएंगे। जी नुपुर। विदु रावल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विदु जी, दिल्ली के बाद हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो प्रशासन किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है, किस तरह से उपाय उठाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से हालात पहले जैसे ना हो जाए? जी नुपुर जी, एक तो हमने स्टाफ की भर्ती और करने के लिए हमने उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमने पहले ही हम विजिलेंट हैं और हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से भी जो मौजूदा स्टाफ है वो कहीं कम न रह जाए। अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो अवकाश को रद्द करने की बात होगी, वो भी करेंगे। हम रेफरल सेंटर्स की स्थापना कर रहे हैं, बहुत सारे रेफरल सेंटर्स हम बनाए जा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स में किस प्रकार से हमने एक बड़ी लैंडमार्क उपलब्धि हासिल की है, बड़ी तेजी से हमने बढ़ाए हैं। पूरी दुनिया के लिए जो है मेडिकल ऑक्सीजन के टैंक्स की क्षमता बढ़ाना और उनकी संख्या बढ़ाने की बात है। जहां तक दवाइयां, इंजेक्शन की उपलब्धता जो है वो किस प्रकार से हो। इसके अलावा हम जो पीपीई किट्स हैं, चाहे वो सर्जिकल ग्लव्स हों, चाहे वो ट्रिपल लेयर मास्क हों, चाहे हैंड सैनिटाइजर हों, और चाहे आईसीयू बेड्स हों, चाहे वेंटिलेटर्स हों, किस प्रकार से हम उसकी तैयारियों में पहले से ही प्रचुरता में हम कर पाए। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं हो रही है। ये जो सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का बताया जा रहा है, एक दूसरा वेरिएंट जो है उसके तो बहुत कम केसेस आए हैं, जो नया वेरिएंट है उसके बहुत कम केसेस हैं। लेकिन जो ये इसका सब वेरिएंट कहें या यूं कहें म्यूटेट करके ये जो एक इसने अपना एक रूप बनाया है, तो उसमें जरूर जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाया जाएगा।
और जिस प्रकार से हॉस्पिटलाइजेशन कम है, मोर्टेलिटी इसमें कम है, तो ये जरूर इंकरेजिंग साइन है। इसके साथ साथ बूस्टर डोज किस प्रकार से हमारे इम्यून सिस्टम को और बेहतर कर सकता है, इस पर भी चर्चाएं जरूर रहेंगी। लेकिन मैं नुपुर जी थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा आपका, ये बताने के लिए भी कि जब सरकार इतने युद्ध स्तर पर काम कर रही थी, पूरी दुनिया के लिए भाजपा सरकार जो है उदाहरण प्रस्तुत कर रही थी, तो इस देश का जो विपक्ष है जिसको जिम्मेदार होना चाहिए था, उसका आचरण क्या रहा है, इसके लिए भी मुझे आप केवल 1.5 मिनट का समय जरूर दीजिए। नुपुर जी, मैं बताना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान अपने अदृश्य शत्रु से लड़ रहा था, और लड़ ही नहीं रहा था, संघर्ष करते हुए जीत भी रहा था, उस समय देश का विपक्ष हर वो प्रयास कर रहा था कि इस देश के लोगों की जान माल जो है ना बच पाए, उनकी राजनीति किस प्रकार से चमकती रहे। उनकी राजनीति चमकना क्या, चमक तो उसकी फीकी हो चुकी है 2014 के बाद से, लेकिन किस प्रकार से वो पॉलिटिकल स्कोर कर दें, चाहे इसके लिए देश के जनता की जान पर भी वो खेल गए। हमने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी रोज सुबह आकर ट्वीट खेला करते थे, और ट्वीट कर क्या कहा करते थे, हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश में क्यों भेज दिया। जबकि आज डॉक्टर साहब यहां पर पैनल पर हैं, ये कंफर्म करेंगे कि अभी तक भी जो है आईएमए ने जो है अभी कल या परसों ही जो है 6 से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए किया। वो 2 साल पहले कह रहे थे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया, यानी बच्चों को वैक्सीन लगना तो अब तक भी शुरू नहीं हुआ। वो 2 साल पहले से भ्रम फैला रहे थे। किस प्रकार से इस वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन का नाम दिया गया। एक विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि भाजपा की वैक्सीन पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है, वो नहीं लगवाएंगे। लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा करने के लिए हर प्रयास किया गया कि लोग वैक्सीन ना किसी प्रकार से भी लगाएं। लोगों की जान पर खेला है विपक्ष। ये इस विपक्ष के हाथ पर खून लगे हुए हैं, हिंदुस्तानियों के खून लगे हुए हैं। और मैं इस अभी केवल 10 सेकंड और लूंगा। वैक्सीन हेजिटेंसी के साथ साथ किस प्रकार इस देश के अंदर जबरदस्ती से आंदोलन खड़े किए गए, और उन आंदोलनों में भी किसी ने अपील नहीं की कि कोरोना की दूसरी लहर पीक पर है, लोगों की जानें जा रही हैं, आप चले जाइए, वापिस आइएगा जब ये हम इस लहर से पार पा जाएंगे। किसी ने नहीं। आज तक नुपुर जी किसी ने भी किसी बड़े विपक्षी नेता को वैक्सीन लगाई हुई फोटो पोस्ट करते नहीं देखा। इससे बहुत सारे लोग एनकरेज करते। देखिए 5-7-10% लोग तो उनके भी वोटर्स हैं ना, उनके भी प्रभाव में आते ना, लेकिन किसी ने कोई नहीं किया। आज तक कोई एक पॉजिटिव कदम नहीं देखा। हम जानते हैं प्रियंका वाड्रा ने कहा था 1000 बसें भेज देंगे श्रमिकों को लाने के लिए। जब बसों की लिस्ट मांगी तो देखा कि उसमें ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल ऐसे नंबर दे रखे थे। टूटी फूटी बसें जो थी उनके नंबर कुछ दे रखे थे। हमने देखा किस प्रकार से श्रमिकों के अंदर डर बिठाया गया, जिस समय सबको पूरी दुनिया में कहा जा रहा था कि जो जहां पर है नुपुर जी, जो जहां पर है वो वहीं पर रहे। उस समय कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि श्रमिकों को उनके घर भेजा जाए, श्रमिकों की लाइन लगवा दी, श्रमिकों को बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा करके कोरोना को बढ़ाया गया। इसके लिए भी देश अब जवाब जरूर मांगेगा कि कब, जब ये कहा करते थे, जब लॉकडाउन लगाया हमने तो ये कहते थे कि लोगों का व्यवसाय चला जाएगा, और जब देखा हमने तीव्रित लहर के कारण जब लाशें गिर रही थी, तब ये हमसे पूछ रहे थे कि हमने तीव्रित कार्रवाई क्यों नहीं की, सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की। विपक्ष का ये खूनी चेहरा जो है जनता के सामने जरूर आना चाहिए, ताकि अगली चौथी, पांचवी, छठी लहर में भी ये अपना वो घिनौना खेल ना कर पाए। इस देश का विपक्ष वास्तव में बहुत गलीच है, वास्तव में बहुत बुरा है। इस देश के लोगों का हत्यारा है। लगातार बने हुए हैं डॉक्टर अंशुमन जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या ये कोरोना की चौथी लहर की तरफ इशारा करता है? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चौथी लहर आएगी, तो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी है जो कह रहे हैं नहीं आएगी। आईआईटी कानपुर की एक स्टडी की अगर बात की जाए तो उस स्टडी में एक दावा किया गया है कि देश में जून में चौथी लहर आ सकती है। आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखो, अगर बहुत टेक्निकल मैं कहूँ, कम्युनिटी मेडिसिन में लहर जैसी चीज, मतलब वेव जैसी चीज वायरल एपिडेमिक में नहीं डॉक्यूमेंटेड है। ये पब्लिक को समझाने के लिए हम इसको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में जब देखते हैं, जब केसेस ऊपर जाने लगे उसको लहर बोल दिया। उसके हिसाब से पहली दूसरी लहर हो चुकी, तीसरी भी हो चुकी, चौथी लहर मतलब केसेस के नंबर बढ़ गए, केसेस के नंबर बढ़े। लेकिन नुपुर देखो, पिछले 5-6 दिन से जब ये केसेस बढ़ रहे हैं, टोटल केसेस कितने बढ़ रहे हैं? 2300 से 2900 पर डे का ग्राफ है, पर डे। और एक्यूमुलेटेड केसेस अभी भी 16,000 हुए हैं। आप देखो हिंदुस्तान में पर डे केसेस आ रहे थे 4.5 लाख। उसके हिसाब से नंबर ऑफ केसेस कम है। जितने पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें से अस्पताल भर्ती होने की संख्या कम है, क्योंकि वैक्सीनेटेड हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा लोग हैं। अभी भी चेन तोड़ने की बात मैं कर रहा हूं, उसको करने की जरूरत है। दूसरी बात, क्यों अभी ज्यादा है?
केस टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। अभी अगर हमारे पास कोई मरीज नॉर्मल फीवर लेके भी आता है, टाइफाइड मलेरिया लेके आता है सस्पेक्टेड, तो मस्ट है कि कोरोना की जांच उसकी आरटी-पीसीआर हो जाएगी। और 70-80% जब आंकड़ा कहता है कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति जो आमतौर पे डिटेक्ट नहीं होते, टेस्ट की उपलब्धता के कारण आज आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये हमें देखना है कितने केसेस सिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है, कितने केसेस एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है। ये बहुत जरूरी है। वैक्सीनेटेड के बाद एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। उसको लहर की संख्या देने के पहले हम कहें कि कितने लोग सिम्प्टोमेटिक हैं और कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अनफॉर्चुनेट अगर कभी मौत हो जाए तो उसका आंकड़ा, सिर्फ आरटी-पीसीआर पॉजिटिव का कोई आंकड़ा रोल नहीं करता है, और उसको लहर काउंट देने का, लहर का मतलब देने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अब कोरोना वायरस पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे विश्व में है, केसेज आते रहेंगे, पॉजिटिविटी होते रहेगी, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया आपका डॉक्टर अंशुमन जी। विदु रावल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।